जी बिस्मिल्लाह। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है जी, फॉरगेटिंग यानी भूलना। तो आम तौर पर ये कॉमनली हम जानते हैं कि जब हम कुछ याद किया हुआ मटेरियल याद दोहरा ना सकें, याद ना कर सकें, सीखी हुई चीज़ें भूल जाएं, तो उसे फॉरगेटिंग के जैल में लेते हैं। यानी असल में फॉरगेटिंग जो है वो रिटेंशन और मेमोरी का उलट है, ऑपोजिट प्रोसेस। तो इसको इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि फॉरगेटिंग रिफर्स टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमने पढ़ा था कि मेमोरीज जो है वो उसके स्टेप क्या होते हैं। पहले सेंसरी मेमोरी होती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो इसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाए, इन्फॉर्मेशन ना मिल सके वहाँ से रिकॉल के टाइम पर, तो उसको फॉरगेटिंग कहते हैं। Forgetting is a loss of the ability to recall or recognize something learned earlier. जो पहले से सीखी हुई चीज़ है उसको रिकॉल ना कर सकें, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाए, या उसको रिकॉग्नाइज ना कर सकें, एबिलिटी ख़त्म हो जाए, इसे फॉरगेटिंग कहते हैं। और एक और इसका जाविया है, इट इज़ द फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल टू रिवाइव इन कॉन्शियसनेस an idea or group of ideas without the help of the original stimulus। तो असल स्टिमुलस के मदद के बगैर आइडिया या ग्रुप ऑफ आइडियाज़ को, मालूमात को अगर कोई फ़र्द जो है वो वापस जहन में लाने से कासिर है, नाकाम हो गया है, जब वो उसे शऊर में नहीं ला सका, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉरगेटिंग। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि अगर कुछ जब वो फैक्टर्स ऑफ मेमोरी में कुछ गलत हो जाए तो उससे जो है वो फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है ये। अब इसमें दो माहिरीन हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन की है, एक है मन और एक है ड्रिवर। मन भी उसी अल्फाज को जो हमने पहले जिक्र किया, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पेश करता है। वो कहता है फॉरगेटिंग इज द लॉस परमानेंट और टेम्परेरी of the ability to recall or recognize something learned earlier। जो वही बात जो पहले से सीखा हुआ इल्म है, जो पहले से सीखी हुई बातें हैं, उनको परमानेंटली या टेम्परेरीली जो है वो रिकॉल या रिकॉग्नाइज ना कर सकना, उसकी एबिलिटी का लॉस हो जाना। यानी फॉरगेटिंग परमानेंट भी हो सकती है, फॉरगेटिंग टेम्परेरी भी हो सकती है। बाज़ वक़्त हम कुछ चीज़ों को वक्ती तौर पे भूल जाते हैं, बाद में हमें याद आ जाती हैं, और बाज़ वक़्त हमें कुछ चीज़ें हमेशा के लिए भूल जाती हैं, परमानेंटली भूल जाती हैं। तो वो उनकी तरफ इशारा करें। ड्राइवर कह रहे हैं फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस। किसी पहले के एक्सपीरियंस को बाद के किसी टाइम में रिकॉल करने में नाकाम हो जाना। व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो, जब आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं, उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो जो एक्सपीरियंस आपने लिया था, या आप कोई पहले किया हुआ काम दोबारा करना चाहते हैं, तो इस सूरत में उसकी फेलियर है। वो कहता है कि इसको कहा जाता है कि ये फॉरगेटिंग है। अब जिस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी हमने देखा था, उसी की बुनियाद पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग को भी देखना है। मेमोरी के तीन फैक्टर्स क्या थे? जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम उनको सबसे पहले तो एनकोड करते हैं, ऑलरेडी मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ रिजेंबल करते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं, रिलेट करके उनके कुछ ना कुछ कोडिंग करते हैं। एनकोड करना इसको कहते हैं। उसको काबिल फ़हम बनाते हैं। तो जाहिर है पास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही उसको काबिल फ़हम बनाया जा सकता है। उसके बाद हम इसको स्टोरेज की तरफ लेकर जाते हैं। स्टोरेज में हमने कहा था तीन स्टेप्स जो हैं वो, यानी उसमें सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी।
ये स्टोरेज। उसके बाद रिकॉल है, दोबारा जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं। ये है 3 चीज़ें। इन्हीं की बुनियाद पर हम फॉरगेटिंग को इन्हीं 3 स्टेप्स की बुनियाद पर हम फॉरगेटिंग को डिफाइन करते हैं। अगर कोई चीज़ जिस तरीके से ये 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से किसी एक फैक्टर में प्रॉब्लम बन जाए तो वो फॉरगेटिंग का बायस बनती है, मेमोरी नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अगर कोडिंग यानी एनकोडिंग रॉन्गली हो गई है, एनकोडिंग दुरुस्त तौर पर नहीं हुई, तो क्या होगा कि इंडिविजुअल के पास जो है वो मटेरियल जो स्टोर हो रहा है वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं है या दुरुस्त एनकोडेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फॉरगेटिंग का बायस बनेगी, फॉरगेटिंग स्टार्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि द वीकर द मेमोरी ग्रोज, द इंसिडेंट्स ऑफ जी एनकोडिंग फेलियर क्या है? एनकोडिंग फेलियर ये है कि समटाइम्स मेमोरी लॉस हैपन्स बिफोर द एक्चुअल मेमोरी प्रोसेस। लेकिन यानी अभी मेमोरी स्टोर ही नहीं हुई तो मेमोरी लॉस हो गई, इसको कहते हैं एनकोडिंग फेलियर। अब इसकी सूरत यह है कि जब हम उसको पहली स्टेज पे स्टोर ही नहीं करते तो हम उस मेमोरी को, उस चीज़ों को याद नहीं रख सकते। यानी पहली स्टेज पे उसको याद रखना ज़रूरी है, स्टोर करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही हुआ जैसे आप अपनी रीडर से किताब ढूंढ रहे हो और किताब आपने कभी डाउनलोड ही नहीं की और वहाँ पे रखी नहीं है, या कभी परचेज ही नहीं की वहाँ रखने के लिए। और अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सरसरी देखते हैं और उन पर अटेंशन नहीं देते हैं, उनकी ट्रू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में नहीं लेकर जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो है यानी एफर्टफुल एनकोडिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता, जिसकी हम बहुत दफ़ा ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें दोबारा जब रिवाइज करनी पड़ती है, रिवाइव करनी पड़ती है, हमारे मेमोरी में होती नहीं। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि हमारे पास सिक्के, तो ये इनमें से कोई एक जो है वो अमेरिकन पेनी की असल तस्वीर है। अब इस तरह की 4 तस्वीरें ले जाकर अमेरिका में रिसर्च किया गया, कि लोगों से पूछा गया पब्लिक प्लेस पे, और जो बड़ी तफसील से जानने की कोशिश की गई कि कितने % लोग हैं जो इसको पहचानते हैं कि किन में कि कौन सी असल पिक्चर है। अब देखें हैं तो सारी मिलती जुलती और देखने में ऐसे ही लगता है कि ये पेनी है। तो इस तरीके से हम बहुत दफ़ा चीज़ों को सिर्फ उनकी पहचान के लिए ही, बाकियों से अलग के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी को फोकस करते हैं, पूरी पे फोकस ही नहीं करते। और यही वजह, ये जितने लोग वहाँ पे अमेरिकन थे उन सब ने यही यूज़र किया कि हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो ये एक्चुअल रीज़न है, इसको कहते हैं कि एनकोडिंग फेलियर। जी एक चीज़ है जी मेमोरी एरर्स। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं डैनियल स्कैक्टर, स्कैक्टर भी पढ़ सकते हैं आप इसको। उसने एक 7 वेज बताए हैं कि किस तरीके से मेमोरीज फेल होती हैं, उसको 7 सिंस का नाम दिया। उसके अंदर उसने 3 मेन ग्रुप्स बनाए, उसके आगे फिर उसने ग्रुपिंग की है। पहले में फॉरगेटिंग, दूसरे में डिस्टॉर्शन, तीसरे को इंट्रूजन का है। फॉरगेटिंग के अंदर 3 चीज़ें उसने बताई हैं, ट्रांजिएंस, एब्सेंट माइंडेडनेस और ब्लॉकिंग। पहला क्या है ट्रांजिएंस, कि आप जो वक्त के साथ साथ आपकी जो मालूमात है उस तक आपकी एक्सेस नहीं रहती, पुरानी चीज़ें भूलने शुरू हो जाती। दूसरी चीज़ है एब्सेंट माइंडेडनेस, कि आप जब अटेंशन का लैप्स आ जाता है, यानी आपने फ़ोन कहीं रखा और भूल गए, ये फॉरगेटिंग इस तरह की है, ये एब्सेंट माइंडेडनेस। तीसरी चीज़ होती है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है लेकिन वक्ती तौर पर उस तक एक्सेस मुमकिन नहीं होती। जैसे कोई चीज़ याद हो, हमें पता हो कि हमें पता है लेकिन वो ज़ुबान पे नहीं आ रही होती। तो ये दूसरी चीज़ जो है डिस्टॉर्शन, इसकी 3 किस्में। एक है मिस एट्रीब्यूशन, यानी आप जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ मेमोरी है, वो कोई और होता है लेकिन आप किसी और से जोड़ रहे हैं। जैसे आप कुछ चीज़ें आपने ख्वाब में देखी होती हैं, आप उसको सचमुच की कहानी के तौर पर पेश करने लग जाते हैं। सजेस्टिबिलिटी होती है कि असल जो इन्फॉर्मेशन है वो माइंड में है भी कि नहीं, लेकिन आप उसके कोई फाल्स मेमोरीज अपने पास से उसकी कोई ना कोई चीज़ें बनाने लग जाते हैं। तो ये लीडिंग क्वेश्चंस की वजह से उसका नतीजा होता है। बाइसनेस एक चीज़ होती है जो भी डिस्टॉर्शन में आती है। इसका फ़लसफ़ा ये है कि जनाब मेमोरीज़ जो हैं वो करंट बिलीफ सिस्टम के ज़रिए से मुतासर हो जाती है। यानी मेमोरीज मौजूद हैं, जब मेमोरी मौजूद थी, स्टोर हुई थी, बिलीफ सिस्टम और था, अब बिलीफ सिस्टम आपका और है।
और वो मेमोरीज अब मौजूदा बिलीफ्स के मुताबिक जो है वो आपकी अलाइनमेंट ही नहीं हो रही उनकी आपस में। तीसरी चीज़ है परसिस्टेंस, इंट्रूजन इसको कहते हैं। जैसे आपकी कुछ नापसंदीदा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चाहते हैं कि दिमाग से निकल जाएं, मेमोरीज वो लेकिन निकलती नहीं। जैसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको बड़ी तकलीफ हुई होती है, बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि वो चीज़ें याद ना आए, लेकिन किसी की डेथ हो गई, किसी अपने अजीज़ की, या किसी का बहुत बड़ी नाकामी या फेलियर, तो उनसे आप बचना चाहते हैं, लेकिन वो इंट्रूजन है वो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि कभी कभी फॉरगेटिंग जो है वो ब्लेसिंग के तौर पर भी हमें जो है वो फ़ायदा दे जाती है। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी होती हैं, जैसे अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा इंट्रूजन की बात की, जैसे उसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि वो अगर दिमाग में रह जाएं, मेमोरी में रह जाएं, तो हमें तंग कर सकती हैं। कुछ जैसे टेंशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये छाई रहे दिमाग पर तो वो हमें तंग करेंगे। लिहाजा इनसे जो फॉरगेटिंग है वो हमें निजात दिलाती है। हम इससे जो जालिम किस्म के हमारे वाक़यात होते हैं, जो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कुछ सेटबैक्स होते हैं छोटे बड़े हमारी ज़िंदगी के, वो हमें भूल जाते हैं, तो हम उसमें रिलैक्स रहते हैं। और उसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ ये अल्लाह ताला ने रखी है कि चीज़ों के वाक़यात की जगह नए वाक़यात आ जाते हैं और पिछले वाक़यात जो महव हो जाते हैं जहन से। इसे बड़ा नेमत भी कहा जाता है इस हवाले से फॉरगेटिंग को, क्योंकि ये मुस्तकिल प्रोसेस है, ये मुसलसल प्रोसेस। लेकिन कुछ जगहों पे ये नॉइजेंस के तौर पे भी इसको समझा जाता है कि मतलब बड़ा दुख होता है, हम चीज़ें याद रखना चाहते हैं वो नहीं याद रहती हैं। जैसे हम कुछ अहम काम भूल जाते हैं, कुछ प्रॉमिसेस भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें जो हम करना चाहते हैं हम भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए क्या होता है कि वहाँ पे ये एक तकलीफ दह चीज़ बन जाती है मेमोरी फॉरगेटिंग जो है। और जैसे हम अपने किसी अजीज़ की, किसी बड़े प्यारे की बर्थडे भूल जाते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है। दोस्तों से किए हुए वादे भूल जाते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो ये, और तीसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को भूलना चाहते हैं और वो हमारे जहन से निकलती नहीं। इस तरह ये तीन इसके ब्लेस्ड जो हैं वो पार्ट्स इसके बनते हैं। अब है जी थेरीज ऑफ फॉरगेटिंग। तीन इसकी थेरीज हैं जी, एक है डिके फॉरगेटिंग, एक है इंटरफेरेंस और एक है मोटिवेटिंग। अब इसमें जो पहली है डिके फॉरगेटिंग, क्या चीज़ है जी? इसमें ये होता है कि वक्त के साथ साथ वो कहते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारे लर्नड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जल लर्न मटेरियल्स होते हैं, उनकी जो छाप जो दिमाग में लगी हुई होती है, जो उनके ट्रेसेस होते हैं, वो ऐसे सब फेड होने शुरू होते हैं, मध्यम होने शुरू हो जाते हैं। तो उनकी परछाई मध्यम होने शुरू हो जाती है दिमाग में। कैसे? विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये एबिंगास और बाटलेट की थ्योरी है। वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें हमारे दिमाग से महव होना शुरू हो जाती हैं। एक उन कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जब कुछ चीज़ों को हम रिपीट नहीं करते, बाय द डिसमिसल ऑफ रिपीटिशन फैक्टर, यानी वो चीज़ें दोहराई ही नहीं जाती हैं, काम ही नहीं आती, कभी उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो दोहरानी नहीं पड़ती, हमें तो भूल जाती हैं हम। या फिर ओल्ड एज में जाके इशू बनता है कि चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं। तो ये डिके फॉरगेटिंग की एक थ्योरी है। कहते हैं कि चीज़ें डिके हो जाती हैं, पड़ा पड़ा मटेरियल जो वो डिके हो जाता है। इसके ऊपर जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना ये है कि भाई ये थ्योरी गलत है, क्योंकि बाद सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिनमें इंसान बड़ी दूर चला, रिग्रेट की जो फीलिंग होती है जब इंसान किसी जगह अपने रिग्रेशन करता है, उसका विक्टिम होता है, अपने किए पर अफसोस करता है, नादिम होता है, तो वो बड़ी पुरानी पुरानी मेमोरीज हैं वो उसके दिमाग में जब वो आ जाता है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि ओल्ड इवेंट्स के बारे में एक आदमी भूल चुका हो, हिप्नोटाइज करके उनको रिवाइज किया जा सकता है, उनको रिकॉल करवाया जा सकता है। एक और ऑब्जेक्शन इन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी देखें, जो बचपन में स्किल आप सीख लेते हैं वो तो कभी भूलता ही नहीं है, चाहे आप उसको रिपीट करें या ना करें। जैसे आपने साइकिलिंग बचपन में सीखी है तो वो तो नहीं आप भूलते। तो ये इस पर तीन एतराज़ात किए जाते हैं जी। इंटरफेरेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी ये कहती है कि जब हम मेमोरी के दौरान, यानी जब हम लर्निंग के दौरान, प्रोसेस सीखने के दौरान कुछ और करने लग जाएं तो हमारी मेमोरी डिक्लाइन करने शुरू करती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे इलेक्ट्रिक के दौरान तवज्जो छोड़ के कुछ और करने लग जाते हैं, तो उनको चीज़ें याद नहीं रहती, उनकी मेमोरी कम होना शुरू होती है।
उस चीज़ को निकालें, यानी वो चीज़ें पूरी तरह याद नहीं रहती। इसी तरीके से ऐसा होता है कि हम कई दफ़ा वी लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स, नई से नई चीज़ें सीखते हैं। उससे फिर ये होता है कि जो पहले वाली चीज़ें होती हैं, जो ऑलरेडी प्रीवियसली लर्न टास्क होते हैं, उनके रिलेशनशिप, जो मैकेनिकल रिलेशनशिप होते हैं उनके आपस में, वो या तो वीक होना शुरू होते हैं या डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। मैकगॉ का कहना ये है, वो भी एक थ्योरी पेश करता है, ये थ्योरी जो है उसी की पेश की हुई है, इंटरफेरेंस थ्योरी। वो कहता है कि ऐसा होता है कि ड्यूरिंग लर्निंग अगर हम रेस्ट करते हैं तो इम्प्रूव करती है ये रिटेंशन को, यानी चीज़ें बोलते हैं अगर दिमाग रिलैक्स रख के हम करें याद चीज़ों को तो वो देर तक याद रहती हैं। एंड फॉरगेटिंग अकर्स, और भूलना उस वक्त शुरू होता है इफ़ समथिंग इंटरफियर्स विद लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस इज डिसरप्टेड, और लर्निंग प्रोसेस इज डिसरप्टेड फॉर समथिंग सम रीज़न, यानी बीच में कुछ और हो जाए, होना शुरू हो जाए। तो जैसे पहले पॉइंट में हमने कहा कि असल में बीच में कुछ और जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने इसकी दो किस्में बताई हैं, रेट्रोएक्टिव इनिबिशन की के नाम से और प्रोएक्टिव इनिबिशन के नाम से। और ये है जी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग ये कहती है, मैं सिगमंड फ्राइड का ये कंसेप्ट है। इसने ये कहा है कि जो इस थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं उसके मुताबिक वो कहता है कि इंडिविजुअल फॉरगेट्स अ पेनफुल एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड इवेंट्स, जो भी तकलीफ दे, जो और जो मायूस कन किस्म के ख्यालात होते हैं जिनमें आदमी मतलब परेशानी महसूस करता है, या किसी जगह मायूस होता है, या किसी जगह उसे शिकस्त का एहसास होता है, नाकामी की फीलिंग होती है, तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भूल जाता है आदमी। एंड दस गेट्स रीड ऑफ द रिग्रेट, और वो उनसे जुड़े हुए रिग्रेट से, अफसोस से, एंग्जाइटी परेशानी से, और सेंस ऑफ सिन से और गुनाह के एहसास से जो है वो आज़ाद हो जाता है। इट इज़ अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग, यानी ये इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि साइको एनालिसिस जो है वो इसको दोबारा बहाल कर सकता है, दैट कैन ब्रिंग बैक ऑल सच इवेंट्स। ये उनका है। अब क्रिटिक्स का ये कहना है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि देखिए ये थ्योरी ठीक है लेकिन ये नामुकम्मल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी फॉरगेटिंग जो है उसके प्रोसेस को कंपास नहीं करती है, नहीं घेरती है, बल्कि उसके कुछ पहलू जिनको ये डिस्कस करती है। ये है जी ऑल अबाउट फॉरगेटिंग।